हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और मेरा बैच जो मैंने स्टार्ट किया उसका एनालिसिस किया होगा आपने। आज मैं स्टार्ट करूंगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जो कि टाइप 2 होगा, मतलब सेकेंड क्लास होगा। मैं उस क्वेश्चन को पुट किया जो कि एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। ठीक है, ये बैच एक इसके लिए एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी विद्यार्थी के लिए मैंने इन क्वेश्चनों को उन्हीं के लिए टारगेट किया है जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं देखिए, जो आज क्वेश्चन रहेंगे उसमें से एडवांस मैथ का वेटेज ज़्यादा रहेगा और अर्थमेटिक का वेटेज कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कुछ बच्चे अर्थमेटिक ही पढ़ते रहते हैं, एडवांस मैथ पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि पहले एडवांस मैथ का देता हूँ, वेटेज ज़्यादा कर देता हूँ, और अर्थमेटिक का वेटेज कम कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बात करने के चक्कर में, बीच बीच में बात होती रहेगी। चलिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं जो लिख देता हूँ। क्वेश्चन पहला है कि इफ़ ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। क्वेश्चन ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। क्वेश्चन है बी प्लस सी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी। और तीसरा क्या है, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन सी प्लस ए। देखिए क्वेश्चन है सिमेट्री। देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है अलजेब्रा में सिमेट्री, और आपको एडवांस में जो ज्योमेट्री होता है इसमें पढ़ना पड़ता है, ज्योमेट्री में पढ़ना पड़ता है सिमिलरिटी। दोनों अलग अलग हैं, सिमेट्री और सिमिलरिटी दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। देखिए अलजेब्रा में सिमेट्री कहाँ लगता है, जैसे मैं सिमेट्री की बात करूँ, सिमेट्री लगता है जैसे आपके क्वेश्चन में दे दिया x प्लस वाई अपॉन ए। दूसरा क्वेश्चन दे देगा y x प्लस जेड अपॉन बी, वाई प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड अपॉन इतना रखते हैं बी, या फिर कह दें एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड अपॉन सी। से क्वेश्चन आपको दे दिया, कह दिया कि आपको मैं सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपको सोल्व करने का मेथड में अलग बताऊंगा। ठीक, क्वेश्चन दे दिया कि ऐसे इसको सोल्व करना है, तो आप ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाइएगा। ये क्वेश्चन होते हैं सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इन्हें कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ये क्वेश्चन में वेरिएबल होते हैं, ये जैसे एक्स वाई ए, एक्स वाई बी, ये क्या है आपके वेरिएबल होते हैं, अचर पद होते हैं। ठीक, वेरिएबल होते हैं। जब वेरिएबल की घात बराबर हो या पावर बराबर हो, जैसे क्या है यहाँ पर x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1, यहाँ पर x की पावर 1, z की पावर 1 है। ठीक है, जब पावर 1 हो और सेम नंबर सेम वेरिएबल को उसी तरह लिख दिया गया हो, बस इनका किया जाता है, अल्टरनेट चेंज कर दिया जाता है वेरिएबल का। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर क्या है वाई जेड कर दिया। बस क्या किया कि अपने कॉन्स्टेंट जो वेरिएबल हैं उनका क्या कर देते हैं, आपस में अल्टरनेट चेंज कर देते हैं, वहाँ पर क्या लगाते हैं, सिमेट्री लगाते हैं। चलिए सिमेट्री को इसे कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए सिमेट्री एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं अगर इसे भी बताता रहूँगा कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए मीडियम टेस्ट को मैं फोकस करते हुए मैं सिर्फ थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा और क्वेश्चन पे फोकस करूँगा। और क्वेश्चन में दिया ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कह दिया है कि जो आपके सामने ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जनरली मान लेते हैं क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, ए बराबर, मैंने क्या बताया, ए बराबर बी बराबर सी होता है ऐसे क्वेश्चनों में। बट क्या मानना है आपको, ए बराबर सी बराबर 1 नहीं मानना है। मैंने क्या बता दिया कि बस बराबर होंगे, ए बराबर बी बराबर सी होंगे सिमेट्री कॉन्सेप्ट से, ना कि मैंने ये कहीं जिक्र ही नहीं किया कि ए बी बराबर सी बराबर 2 होंगे या ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 होंगे, इसका कोई जिक्र नहीं किया। बट मैंने क्या किया, कहा कि इन क्वेश्चन को जनरली सॉल्व करने के सिमेट्री कॉन्सेप्ट में क्या मान लेते हैं, ए बराबर बी बराबर सी मान लेते हैं। यानी इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन का एक ये क्या था, एक प्रमेय था, बट इसे क्वेश्चन के तौर पर मैंने आपके सामने पुट किया। ये क्या होता है, प्रमेय होता है। क्या होता है, जब ऐसा सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन हो तो इसमें क्या मान लेते हैं, ए बराबर बी बराबर सी मान लेते हैं। यानी इसका आंसर क्या रहेगा, ए बराबर बी बराबर सी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, एक थ्योरम है आपके लिए। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल देगा। एक क्वेश्चन है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस
प्लस सी बराबर 0 और क्वेश्चन है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में क्या, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, वो बच्चे तभी सोल्व करेंगे जब क्या उन्हें एक फार्मूला पता होगा, या सिमेट्री से भी सोल्व करेंगे, बट फार्मूले से ज़्यादा आसान सोल्व कर पाएंगे। देखिए फार्मूले से कैसे सोल्व करेंगे। एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका फार्मूला होता है, बट क्वेश्चन के दिया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी दिस वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर होगी। यानी हमारा अब क्वेश्चन कितना बता फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए हम 0 को इधर लेकर आएंगे, यानी इस टर्म को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी हमारा जो ज्ञात करना था हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी सी ए को नीचे ले आएंगे, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। चूँकि माइनस इधर से हटेगा तो इधर शिफ्ट कर जाएगा। यानी हमें जो ज्ञात करना था वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 2, यानी कितना आ गया -2 आ गया। देखिए आप फार्मूले सोल्व करेंगे ज़्यादा आसानी से आंसर पाएंगे। अगर जो बच्चे पुट करके वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं उनसे भी आंसर आ जाएगा। मैं उन चीज़ों को मैंने क्या बताया सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उनका सही टाइम आने पर। अभी मैं वैल्यू पुट वाले क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ, वैल्यू पुट वाले लाया हूँ इस टेस्ट में भी 1-2, बट जो चीज़ें कॉन्सेप्ट बेसिक है उनको आपको पता होना चाहिए कि फार्मूले से इजी तरीके से कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो वैल्यू भी पुट कर देते तब भी आ जाता, वैल्यू पुट करते तब भी आंसर आ जाता। क्या पुट करेंगे, जैसे मैंने क्या बताया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 था तो क्या करेंगे ए की वैल्यू 1 मान लीजिए और बी की वैल्यू क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए और सी की वैल्यू कितनी मान लीजिए -2 मान लीजिए। तब भी डाटा में पुट करेंगे तब भी आंसर क्या आ जाएगा आपका निकल के आ जाएगा, जब क्वेश्चन को जो ज्ञात करने का कहा था। ठीक, क्योंकि 0 के इक्वल में मानना था, वैल्यू पुट करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी। क्वेश्चन ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी और बी स्क्वायर बराबर ए प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर ए प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर ए प्लस सी और सी स्क्वायर बराबर बी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर बी प्लस ए, बी प्लस ए, बी प्लस ए, बी प्लस ए। तो 1 अपॉन ए प्लस 1, तो वैल्यू ज्ञात करने को कहा है, वैल्यू ज्ञात करने को क्या कहा है आपसे 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी की वैल्यू ज्ञात करने को कहा है 1 अपॉन 1 प्लस। हाँ ठीक, तो कहले का वैल्यू के आपको क्या करना है वैल्यू ज्ञात करना है। क्या मैंने बताया था, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि क्या है जो वेरिएबल उतने हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी है, देखिए क्या है ए बी सी इधर भी दिया, ए बी सी इधर भी दिया, बट क्या कर दिया कि अपने जो वेरिएबल है उनको अल्टरनेट चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं पहले यहाँ पर ए था यहाँ पर बी से चेंज कर दिया और यहाँ पर बी था वहाँ पर सी से चेंज कर दिया, यानी अल्टरनेट क्या कर दिया चेंज कर दिया। तो क्या वहाँ पर लिखते हैं सिमिलरिटी लिखते हैं, और सिमिलरिटी के केस में क्या होता है, सिमिलरिटी के केस में क्या होता है ए बराबर बी बराबर क्या होता है सी, मैंने आपको क्या बताया था कि बराबर होती है। अब चलिए देखते हैं, मैंने इसी इक्वेशन को सोल्व करूँगा, यानी ए स्क्वायर बराबर, चूँकि ए बराबर बी बराबर सी है तो मैंने क्या मान लिया सबको बराबर मान लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस ए हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2a। यानी यहाँ से ए की वैल्यू जो निकल के आई हमारी कितनी आई 2 निकल के, यानी ए की वैल्यू हमारी कितनी निकल के है दोस्त, यहाँ से ए की वैल्यू 2 निकल के हमें ज्ञात करना था 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी। देखिए इन्हें आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए सोल्व करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 यहाँ पर 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस
यानी यहाँ पर निकल के आएगा कितना, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर 1। यहाँ से कितना आएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर यानी हर सेम है तो क्या होता है, ऊपर वाले अंकों को जोड़ लेते हैं सोल्व करने के लिए। ठीक है, यानी कितना आएगा, 3/3 यानी 1। बट इसको यहाँ पर इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट करेंगे, देखिए मैंने क्या बताया, जब सिमिलरिटी लगाना है, जब हमें सिमिलरिटी लगाना है तो मैं सिर्फ इस पद को ऐड करके, इस पद को सोल्व करके 3 से गुणा कर दूंगा तब भी उतना ही आएगा। मैंने क्या बताया, हमें पता है कि जब तीनों टर्म बराबर हैं तो मैं सिर्फ इसको सोल्व करूंगा, यानी 1/1 + 2 कितना आएगा, 3। और टर्म कितने हैं, 1 2 और कितने टर्म है, 3 है, क्योंकि सिमिलरिटी लगाना है तो सिमिलरिटी में सब टर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी 3 से गुणा कर देंगे, यानी इतना आंसर आ जाएगा, 1 तब भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्त, ये बैच मैंने जो स्टार्ट किया, मैं हर बार इस चीज़ को बताता हूँ कि इस बैच को कतई वो बच्चे ना पढ़े जो कभी ना कभी कुछ चीज़ को पढ़े ही नहीं, अर्थमेटिक और एडवांस को कभी पढ़े ही नहीं। सिर्फ वो बच्चे इसको वही बच्चे इसको पढ़ेंगे जो कभी ना कभी एडवांस और अर्थमेटिक को कभी जिया है, उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मेरी एडवाइस रहेगी कि अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए इस वीडियो में, क्योंकि आपने कभी पढ़ाई नहीं तो मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि ये कैसे आया सिमिलरिटी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इफ़ आर साइन थीटा बराबर 7/2, आर साइन थीटा बराबर 7/2 और आर कॉस थीटा बराबर 7√3/2 तो कह रहा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन में मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि इफ आर साइन थीटा बराबर 7/2 एंड आर कॉस थीटा बराबर, ये क्या है, एक दूसरा ऐसे, आर कॉस थीटा बराबर 7√3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए मैं क्या करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहद खूबसूरत फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दुनिया जानती है इस फार्मूले को। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, यानी मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा प्लस इसका स्क्वायर करके क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, यानी आर स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसका स्क्वायर कितना होगा, 49/2, सॉरी 49 बटा कितना होगा, 4, क्योंकि स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। इसका हो जाएगा 49 × 3/4। देखिए यहाँ से आर स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये 49 प्लस 49 × 3 कितना होगा, 49 × 4 से गुणा कर देंगे, 4 9 या 36 के 6 आते चले 3, 4 चौको 16, 16 3 19, 196। यानी ऊपर जो इसका जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 का 3 से गुणा करेंगे, जो कि डिनोमिनेटर जब सेम होता है कि ऊपर वाली वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड कर लेता है। यानी इसका जब ऐड करेंगे तो कितना है, 196/4 आ जाएगा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने बताया दुनिया जानती है कि 1 होता है, यानी आर स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 196/4। और 196/4 किसका रूट, 196 किसका होता है, 14 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 2 का, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/2। यानी आर की वैल्यू हमारी जो निकल के आई कितनी आई, 7 आई। आर की वैल्यू दोस्त कितनी निकल के आई हमारी, 7। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे आर की वैल्यू, चाहे यहाँ पुट कीजिए चाहे यहाँ पर पुट कीजिए, हमारे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकल के आई। चलिए मैं पहले वाले पुट में करता हूँ, यानी आर साइन थीटा, यहाँ पर आर की जगह पर क्या पुट करेंगे, 7 × साइन थीटा बराबर 7/2, यानी 7 से 7 कट जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। यानी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, थीटा बराबर 30 डिग्री। आई होप आपने समझा इसे, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। जो बच्चे समझ गए उत्तम, अगर जो नहीं समझ पाए तो आप प्रोटीन खाइए, विटामिन खाइए, तब जाके इस क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है, क्योंकि एकदम पिद्दी सवाल है, इनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2। कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2
सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। कह रहा है कि सेक थीटा की वैल्यू क्या करना है, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन आपको मैंने लिख दिया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। कैसे याद करने हैं, दुनिया जानती है कि फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। दुनिया जानती है, जो बच्चे पढ़े होंगे, मैंने इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बार बार कह देता हूँ, वो बच्चे कतई ना पढ़ें जो कभी नहीं पढ़े हैं एडवांस प्लस अर्थमेटिक को, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे नहीं चाहिए फालतू के व्यूवर्स जो यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। इसलिए मैं पहले एडवाइस देता हूँ कि वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे जो कभी भी एडवांस और अर्थमेटिक के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं किए, ठीक है। चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को एक बार और ब्रेक करेंगे, क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ पर होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ पर दिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2। हमें ज्ञात करना है कि सेक थीटा की वैल्यू क्या करूँगा मैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या कर दूँगा, घटा दूंगा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा में से घटा दूंगा मैं सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, नहीं इसको नहीं घटाएंगे क्योंकि फिर टेन थीटा कट जाएगा। मैं इस क्वेश्चन से इसको घटाऊंगा, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस का ऐड कर देंगे, ऐड करना है, क्या कर दूंगा, ऐड कर दे रहा हूँ, जिससे आसानी से कट जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर आएगा 2 + 1/2। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया मैंने, यानी इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी टेन थीटा से टेन थीटा कर जाएगा, यानी हमारा आएगा 2 सेक थीटा बराबर 2 दूना 4 1 5/2 आ जाएगा। यानी हमारा जो याद करना था सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 5/4। आई होप आपने इसे समझा कि क्या किया मैंने, सिर्फ एक थ्योरम लगाई यहाँ पर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। अगर कभी क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर समथिंग कुछ दिया हो और कोई भी डाटा क्वेश्चन में ना दिया है, तो हमें सिर्फ एक ही सर्वसंख्या के पास जाना पड़ेगा, यानी एक ही इक्वेशन के पास जाना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। वो क्या रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि मैंने यहीं पर अप्लाई कर दिया, और सिवाय इस केस का कोई भी तरीका नहीं है इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी ई एफ एक समषुभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। आच्छादित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं पहले समषुभुज का एरिया ज्ञात करना है, पहले मैं समषुभुज बना देता हूँ। देखिए ज़्यादा आप मेरे फिगर पे फोकस ना कीजिएगा, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने एक समषुभुज बना लिया, क्या हो गया, इसको पोलियो हो गया क्या, चलिए आप फिगर पे ज़्यादा फोकस ना कीजिए, बहुत ही लेग पीस कमज़ोर लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। समषुभुज दिया है और इसकी भुजा एक ऐसे भुजा गई पूरी क्या है, और यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, और एक साइड ऐसे गई यहाँ पर से, ठीक है। कह रहा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये वाला, यानी हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है जो आपको सामने दिख रहा है फिगर में, शेडेड एरिया। और ये कह रहा है कि सभी साइड्स जो हैं, सभी साइड्स क्या हैं इसकी इक्वल होती है, कि समषुभुज है, और समषुभुज की सभी भुजा कितनी हुई, यानी ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, यानी सभी साइड क्या होंगी, 12-12 सेंटीमीटर की है। क्वेश्चन में कह दे कि शेडेड एरिया फाइंड करना है आपको, एरिया। चलिए क्वेश्चन हम याद करते हैं। देखिए मुझे अगर इसका इंटरनल एंगल पता चल जाए समषुभुज का,
तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए किसी भी समचतुर्भुज का इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, या अगर पता होगा कि इंटीरियर एंगल हमेशा 120 होता है, अगर पता है तो अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो निकालने का एक फार्मूला क्या होता है, 2n-4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री, जहाँ पर n क्या होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, यानी n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड होते हैं जो भुज दिया होता है, साइड क्या समसेट है यानी 6 भुजाएं हैं। जैसे n2 इंटू n की जगह पर 6 रखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ साइड 6 है, इंटू 90 डिग्री। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि समचतुर्भुज की इंटीरियर एंगल कितना होता है 120 होता है, यानी ये कितना होगा, ये कितने होंगे 120 के होंगे, कितने होंगे 120 के होंगे। यानी अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये 120 का है, ये क्या है 120 का है, ये एंगल कितना है 120 के दिए हैं, ये वाले एंगल कितने दिए हैं, ये वाले इंटीरियर एंगल कितने के हैं 120 डिग्री के दिए इंटीरियर एंगल। अब देखिए इंटीरियर एंगल क्या है, अगर ये साइड क्या मैंने मान लिया कि ये साइड अगर परपेंडिकुलर मान लूँ, ये अगर ये साइड परपेंडिकुलर मान लूँ मैं और ये भी परपेंडिकुलर मान लूँ, तो ये वाली साइड क्या होगी, ये कितनी होगी 90 डिग्री की होगी। ये मैं जो कलर कर देता हूँ इसका मतलब होता है 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री, और ये कितनी हो जाएगी, ये भी क्या होगी, सॉरी हाँ देखिए ये कितना क्या है 90 डिग्री, ये वाला कितना है 90 डिग्री, यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ, ये क्या है 90 डिग्री। और ये मैंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर है, इसको मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये कितनी होगी, ये भी कितनी होगी 90 डिग्री की हो जाएगी, कितनी की हो जाएगी 90 डिग्री की हो जाएगी। अगर 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना का है 130 का है, 120 का है सॉरी, तो ये कितने का बचेगा दोस्त 30 का बचेगा, ये कितने का बचेगा 30 का। अगर ये 90 डिग्री 30 डिग्री, तो ये कितने का बचेगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री, कितने का बचेगा दोस्त 60 डिग्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री पे जो बच्चे पढ़ेंगे, मैंने क्या बताया 30, 60 और 90 के जो रेशियो होता है एंगल में कितना होता है 1, रेशियो √3 रेशियो 2 होता है। यानी 90 के डिग्री हमारे कितना दिया 12, या 2 की वैल्यू कितनी दी 12, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6, और √3 की वैल्यू निकाल लेंगे तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6√3। यानी हमारे 60 के सामने ये वाली जो साइड होगी, ये मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर एक जी मान लीजिए, ये क्या होगी जी पॉइंट होगा हमारा जी, और ये मैंने क्या मान लिया एच पॉइंट होगा जो कि इंटर मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये क्या है अंदर जो बन रहा है दोस्त, ये क्या बनना है, आप देख पा रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल बनना है, ये क्या बनना है एक रेक्टेंगल बनना है, और जो कि ये एक विकर्ण है, यानी ये एरिया आपस में इक्वल होगा, यानी एच क्या होगा इसका मिड पॉइंट होगा, यानी ये 12 है, तो ये वाला जी एच कितना होगा, ये कि यहाँ पर इसको रफ करते हैं, देखिए थोड़ा समझिएगा मैंने क्या बताया, जी एच की वैल्यू कितनी होगी, यानी ये इंटर अगर मिड पॉइंट होगा, ये जी नहीं, ये पूरा 12 है, तो ये कितना होगा 6 होगा, ठीक है। अब देखिए ये मैंने ए जी क्या डाला है, ए जी परपेंडिकुलर है, ए जी मैंने परपेंडिकुलर डाला, किस पर डाला ए जी परपेंडिकुलर बी एफ पर, किस पर डाला बी एफ पर डाल दिया। अगर मैंने परपेंडिकुलर डाले यानी बी एफ जितना होगा, जितना बी एफ बी जी होगा, जितना बी जी होगा वो भी बराबर होगा किसका जी एफ के, ठीक है। यानी अगर ये मैंने क्या निकाल लिया √3 के सामने, यानी 60 के नाम सामने ये कितना होगा बी जी, कितना होगा बी जी यानी एक यूनिट की वैल्यू 6, √3 की वैल्यू कितनी होगी 6√3, यानी बी जी की वैल्यू 6√3। अगर बी जी की वैल्यू 6√3 है, जी एफ की भी वैल्यू 6√3 होगी। चलिए अब मैं क्या कर दूँगा, ये भी 6√3 और ये भी 6√3, मैंने क्या बताया एरिया निकाल लूँगा किसका एफ बी सी का, एफ बी सी का रेशियो जब निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, ये क्या हमें बेस पता चल गया और ये परपेंडिकुलर मैंने डाला तो यानी हाइट पता चल गई। जब किसी ट्रेंगल में मुझे बेस और हाइट मिल जाए तो फार्मूला क्या होता है 1/2, बेस कितना है 12, बेस कितना है ये 12, और हाइट कितनी है ये भी 6√3 और ये भी 6√3, यानी 12√3, कितना है 12√3, यानी यहाँ से काटेंगे 2 6 12, यानी ये जो बी एरिया ऑफ एफ बी से कितना आ जाएगा 12 6 72√3। हमारा एरिया ये वाला आ गया, ये वाला एरिया एफ बी सी, यानी ये वाला पूरा एरिया हमें पता चल गया कितना है, ये वाला एरिया दोस्त कितना है हमारा 72√3। यानी इस पूरे एरिया में से अगर ये वाला एरिया निकाल दे, ये वाला एरिया घटा दे, ये वाला एरिया घटा दे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला एरिया हमारा कितना है। अब देखिए मुझे क्या पता है, ये वाली इसकी हाइट पता है, ये वाली हाइट कितनी 6√3, और इसका बेस पता है हमें कितना 6 है,
इसका बेस कितना है 6 और ये कितना है, हाइट कितना है, हाइट कितना है 6√3। तो हमें कितना पता चल गया इसका एरिया कितना होगा, किसका एरिया मैंने बताया, एफ जी एच का एरिया ऑफ, किसका एरिया ऑफ एफ जी और एच का, एफ जी एच का एरिया दोस्त कितना हो जाएगा, 1/2। बेस कितना है इसका 6 और हाइट कितनी है इसकी 6√3 यानी कितना निकल के आया, 2 3 6 और 3 18√3 यानी 18√3। हमें चाहिए कितना एरिया, ये हमारा एरिया, ये पूरा एरिया निकल के आ चुका है और ये वाला एरिया निकल के आ चुका है, ये वाला एरिया। अगर मैं इस वाले एरिया को पूरे वाले एरिया में से घटा दूँ तो मुझे क्या, ये वाला एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, यानी हमें FGHC का एरिया हमें पता चल जाएगा। यानी कितना हमारा आंसर आएगा, पूरा एरिया कितना है 72√3 में से अगर मैं 18√3 को घटा देता हूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 × 54, 18 × 72 यानी 54√3 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 54√3। यानी हमारा आंसर जो आ गया, सैडल एरिया जो हमें ज्ञात करना था, यानी JBGHC का एरिया कितना आएगा, 54√3। आई होप आपने समझा। मैं ज़्यादा से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं ये वाला ही नहीं बल्कि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी के सभी पूछे हुए हैं SSC CGL और CPO CHSL वगैरह में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन की दी गई आकृति जो कि सामने आपको दिख रही होगी, तो समान वृत्त जिनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। देखिए मैं सर्कल बनाता हूँ, दो मैंने सर्कल बना लिए जिनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर मैंने, चलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 4 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक स्पर्श कर रहे हैं। दोनों वृत्तों के केंद्र A तथा B हैं। यदि RQ वृत्त पर स्पर्श रेखा है तो RQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने चित्र पहले बना लो, देखिए ये R है, ये R होगा और ये Q है, A है, ये B है। आप थोड़ा चित्र गड़बड़ बन गया, थोड़ा आप समझिएगा, ठीक है। अब सही रहेगा, ठीक 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 है। जो ये QAB और क्या दिया है P, ये P है, ये यहाँ पर सेट कर रहा है S और ये R। कह रहा कि RQ ज्ञात कीजिए, RQ ज्ञात करना है। A केंद्र B केंद्र है, RQ वृत्त पर स्पर्श रेखा। ये क्या है, RQ क्या स्पर्श रेखा। मैंने क्या बताया, हमें RQ ज्ञात करने के लिए देखिए मैं कैसे बताऊंगा। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप इसे अच्छे से समझिएगा। जब कभी फिगर के अंदर फिगर बने, मैंने क्या बताया, जब कभी फिगर के अंदर फिगर बने तो उसमें 100% क्या होता है, 100 नहीं तो 90% मान के चलिए, या तो वहाँ पर पाइथागोरस लगेगा या फिर वहाँ पर सिमिलरिटी लगेगी। एडवांस मैथ में इसके और भी तरीके हैं, बट 90% मैंने बता दिया। अगर कभी फिगर के अंदर फिगर बनता है तो उसमें क्या बनता है, या तो सिमिलरिटी लगनी है या तो फिर वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, देखिए मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, जो कि एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ डाल दिया जो कि 90 डिग्री का हो गया परपेंडिकुलर। और एक थ्योरम होती है कि स्पर्श रेखा और रेडियस जहाँ पर मिलती है, स्पर्श रेखा और रेडियस यहाँ पर मिलती है, वो भी क्या है, कहाँ कितना टेंगल कोण बनाती है 90 डिग्री का। ये भी कितना होगा 90 डिग्री और ये भी कितना है आपका 90 डिग्री। चलिए अब देखिए ये क्या, RS बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि किसी सर्कल के बाहर से किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा समान दूरी पर होती है। ये आपका थ्योरम होता है। यानी अगर RS x है तो RQ भी क्या होगा, आपका x ही होगा। यानी मैंने क्या बताया, RS बराबर होगा क्योंकि RQ के बराबर, क्योंकि भी किसी भी सर्कल के बाहर से केंद्र वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा समान दूरी पर स्थित होती है। यानी क्या होगा, RS बराबर होगा RQ के। अब देखिए मैंने क्या बताया, अब ट्रिपल यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर ये कितना है, ये 4 है रेडियस, यानी ये भी 4 होगा, यानी पूरा इसका डायमीटर कितना होगा 8, यानी ये भी कितना होगा 4। और ये जो यहाँ पर मिल रहा है ये भी एक रेडियस है, तो यानी ये भी कितना होगा 4। मैंने क्या बताया, यहाँ पर पहले SP निकाल लेंगे,
एस पी कैसे निकलेगा, ये क्या होगा, ये हमारा 90 डिग्री यानी ए पी स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए एस स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर के। हमारा ए पी कितना है, ए पी कितना है 4 8 12 यानी 4 8 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 बराबर। ए एस हमारा कितना है, ए एस कितना है 4 है, 4 चौको 16 प्लस एस पी हमें ज्ञात करनी है एस पी स्क्वायर। अब देखिए 144 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 16 घटा लेंगे जब माइनस, तो यहाँ पर एस पी स्क्वायर कितना होगा, यानी 14 में से 6 जाएंगे बचेंगे 8, 14 में से 6 जाएंगे बचेंगे यहाँ पर 8, यहाँ पर 13, 13 में से 1 जाएंगे बचेंगे यहाँ पर 12, 13 में से 1 जाएंगे बचेंगे 12 बराबर एस पी स्क्वायर। यहाँ पर मैं क्या करूँगा एस पी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है इसे 64 गुणे 2 लिख सकते हैं इसे दोस्त, 64 गुणे 2 लिख सकते हैं इसको। तो मैंने क्या बताया, यानी एस पी की वैल्यू क्या होगी 64 इसका स्क्वायर 8 का, यानी अगर 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो कितना हो जाएगा, एस पी बराबर क्या हो जाएगा 8√2 हो जाएगा। यानी हमारा जो एस पी निकल के आया ये वाली डिस्टेंस कितनी 8√2 निकल के आ गई है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर रफ करता हूँ, अब देखिए मैंने क्या बताया एस पी की वैल्यू पाइथागोरस ट्रिपल से लगा ली। अब देखिए मैंने बताया था कि कभी फिगर के अंदर फिगर बनता है तो उसमें क्या लगाते हैं, या तो सिमिलरिटी लगेगी या तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। अब देखिए ये क्या मैंने मान लिया, ये मान क्या लिया क्या है, ये सेम एंगल है, किस में सेम एंगल है, त्रिभुज ए पी एस, और यानी ट्रिपल सिमिलरिटी किस में लगेगी, त्रिभुज ए पी एस और त्रिभुज क्यू पी आर में। देखिए इसमें क्यों लगी, क्योंकि एक 90 एंगल का यहाँ पर मिल गया, एक 90 एंगल यहाँ पर मिल गया, और यहाँ पर देखिए दूसरा एंगल क्या मिल गया, सेम मिल गया। अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, समान होता है। यानी ये एंगल जो हमें देख रहा है ये वाला, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब चलिए सिमिलरिटी लगाते हैं क्वेश्चन में। मैंने क्या बोला, इसमें बड़ी वाली साइड क्या है, पी के सामने बड़े वाले ट्रिंगल में बड़ी वाली साइड क्या है, एक्स है, सिमिलरिटी लगा रहे हैं। इसमें क्या है, एक्स है, तो इसमें जो क्यू एस ए पी एस में सामने वाली की साइड क्या है, ए एस है, ए एस की कितनी 4 दी है। चलिए अब 90 के एंगल के सामने लगाते हैं, 90 एंगल के सामने क्या है, 90 के एंगल क्या है, आर पी है, आर पी की वैल्यू कितनी है, एक्स और 8√3 यानी कितनी है, एक्स प्लस 8√2। ठीक है, 90 के सामने की। अब इसमें सेकंड वाले एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे सिमिलरिटी। इसमें 90 के सामने क्या है, 90 के सामने देखिए दोस्त 4 4 4 4 12, यहाँ पर कितना है 12, यहाँ पर 90 के सामने क्या, ये वाली भुजा ए पी की लंबाई कितनी 4 8 12 यानी 12। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे, 4 का नाम 4 4 3 12 यानी 3x बराबर x प्लस 8√2, यानी x वाली टर्म एक तरफ लाएंगे तो 3x में से x जाएंगे तो कितना बचेगा 2x बराबर 8√2, यानी जो x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी वो कितनी आ जाएगी 4√2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 4√2। यानी चाहे हमें क्वेश्चन में आर एस पूछ लेता या आर क्यू पूछ लेता, दोनों की वैल्यू कितनी थी 8√2। आई होप आपने इसे समझा। x की वैल्यू कितनी आ गई 8√2, यानी मैंने क्या लगाया यहाँ पर सिमिलरिटी लगाई। सिमिलरिटी क्या लगाई मैंने, बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन, बड़े वाले ट्रायंगल के सामने एंगल कितने साइड वाले लगा लिए, साइड कितनी आर क्यू कितना x है। फिर इसी कॉमन वाले एंगल में दूसरे वाले ट्रायंगल में लगाए, साइड कितनी है ए एस कितना 4। अब देखिए इसमें 90 वाले एंगल बड़े वाले में लगा रहा हूँ, पहले बड़े वाले में लगा तो फिर कोरस्पोंडिंग साइड बड़े वाले में ही सिमिलरिटी लगाते हैं। 90 के सामने क्या x प्लस 8√2, अब यहाँ पर 90 के सामने क्या ए पी की लंबाई 12। इसे जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 4√2, या फिर आप इसमें पाइथागोरस फिर से लगाएंगे। एक बार तो मैंने पाइथागोरस लगाया ही, अब दोबारा भी पाइथागोरस लगाएंगे तब भी आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस पढ़ने की अपेक्षा सिमिलरिटी ज़्यादा ईजी लगता है तो हम ज़्यादा सिमिलरिटी पे फोकस करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपके स्पीड देखेगा, ए बी सी में बी 60 डिग्री और सी 40 डिग्री, बी 60 डिग्री सी 40 डिग्री है। यदि ए डी तथा ए क्रमशः ए तथा ए का आंतरिक द्विभाजक हैं तथा बी सी पर लंब है तो डी ए ई का मान ज्ञात कीजिए। मैं इसे चलिए देखता हूँ क्या है।
क्या त्रिभुज है? एक ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी, एक ए बी सी त्रिभुज है जिसमें बी 60 डिग्री है। अभी देखते हैं, बी 60 डिग्री और सी 40 डिग्री है। यदि ए डी तथा ए ई क्रमशः ए का एंगल बाय सेक्टर है, यानी ए बी और ए डी, ए बी और ए डी एंगल बाय सेक्टर है। एंगल बाय सेक्टर है किसका है? ए का है। ए का एंगल बाय सेक्टर क्या है? ए डी और ए ई। ए डी एंगल बाय सेक्टर है ए ई, ए डी और ए एंगल बाय सेक्टर है ए का। आंतरिक समद्विभाजक है तथा बी सी पर लंब है, यानी क्या है? बी सी पर लंब है। डी ई क्या है? बी सी पर लंब है। तो कह रहा है कि डी ए ई, यानी ये वाला हमें ज्ञात, ये हमारा ज्ञात करना है। एंगल बाय सेक्टर का दोस्त मतलब होता है कि अगर ये वाला साइड, ये वाला ट्रायंगल अगर क्या होगा? एक्स होगा मान के चलो, तो ये वाला भी क्या होगा? एंगल बाय सेक्टर का ये वाला एंगल भी क्या होगा? एक्स होगा। एंगल बाय सेक्टर का मतलब होता है कि दो समान ट्रायंगल में एंगल को बांट देना। यानी यहाँ पर ये अगर एंगल बाय सेक्टर है ए का डी, तो यानी ये अगर एंगल एक्स है तो ये भी एंगल क्या होगा? एक्स होगा। अगर ये एक्स, ये भी एक्स और ये इस पर परपेंडिकुलर है, और बी का वैल्यू कितनी दी है? बी की वैल्यू कितनी दे दी है? 60 डिग्री। बी की वैल्यू 60 डिग्री और सी की वैल्यू 40 डिग्री, सी की वैल्यू 40 डिग्री। तो कह रहा है डी ए ई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इजी तरीके से। एक फार्मूला होता है, बहुत आसान तरीके से मैं इसे बताऊंगा। जब ऐसा क्वेश्चन में कह दे कि एंगल बाय सेक्टर है और इस पर परपेंडिकुलर है और क्वेश्चन में डी ए ई ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसे क्या करेंगे? फार्मूला होता है 1/2 कोण बी माइनस कोण सी बाई, बस 1/2 ट्रायंगल बी माइनस ट्रायंगल एंगल बी माइनस एंगल सी, यानी 1/2। बी की वैल्यू 60 और सी की वैल्यू 40, यानी जब इसे सॉल्व करेंगे 60 में से 40 जाएंगे 20 और 20 का 1/2 करेंगे 10 डिग्री, यानी कितना आएगा हमारा कोण? कितना आएगा? 10 डिग्री। कितना आया हमारा कोण? डी ए ई बी हमारा निकल के कितना? 10 डिग्री। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, छोटी सी चीज़ आपको याद क्या रखनी है मैं बता देता हूँ कि देखिए कभी इसे रफ करते हैं, आई होप आपने इसे समझा क्योंकि थ्योरम थी। कभी ये जो एंगल 60 डिग्री है, देखिए आपको क्या बताना, ये एंगल 60 डिग्री जो है, एंगल 60 डिग्री हमेशा ये क्या है? ये कि परपेंडिकुलर है। यहाँ पर क्या है? ये परपेंडिकुलर। देखिए ये जो एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पर हमें जब कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर आप जो अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा? कभी ये आपको ये एंगल निकालने को नहीं देगा, ये एंगल दे देगा, या तो ये एंगल निकालने को दे सकता है या क्या कभी, या तो ये एंगल निकालने को दे सकता है। तो हमेशा जो 90 जो परपेंडिकुलर एंगल होता है, ये परपेंडिकुलर एंगल के जो साइड बगल में एंगल होगा वो हमेशा बड़ा होगा इसके अपेक्षा में। मैंने क्या बताया? ये वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा, परपेंडिकुलर के पास वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा इसकी अपेक्षा। कि आप कभी ये ना कर लीजिएगा, कभी ये ना कीजिएगा कि चलो मैंने क्या बताया, यहाँ पर बी मान लीजिए और यहाँ पर सी मान लीजिए, और क्वेश्चन में तब भी मैंने क्या बताया, कभी ये ना कीजिएगा यहाँ पर मैंने 60 मान लिया और यहाँ पर 40 मान लिया। अगर यहाँ पर अगर 60-40 मानेंगे तो आंसर 10 आएगा, लेकिन वो निगेटिव दे देगा और एंगल निगेटिव नहीं होता। तो क्या मैंने बताया कि ये हमारा फिगर क्या है, इस समय क्या है, ये फिगर पूरा की पूरा टोटली गलत है, क्योंकि परपेंडिकुलर के बगल वाला एंगल हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। यानी ये वाला हमेशा क्या होगा? 60 डिग्री होगा और ये पर बी होगा और ये होगा सी और ये कितना होगा? 40 होगा। यानी अगर क्वेश्चन में कल कोई एग्जामिनर पूछ ले कि कौन सा, यहाँ पर कोई एंगल दे देगा, ये यहाँ पर एंगल एक्स, यहाँ पर वाई और यहाँ पर जेड दे देगा और ये एंगल 90 डिग्री बताएगा, तो क्वेश्चन आपसे कह देगा कि एक्स बड़ा होगा जेड से, या जेड बड़ा होगा एक्स से, या जेड बड़ा होगा एक्स से, या फिर और भी 2 ऑप्शन बना के दे सकता है। तो कभी टिक ये ना कर दीजिएगा, आप इस पर टिक कभी ना कीजिएगा, क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 90 के बगल वाला एंगल हमेशा बड़ा होगा, यानी ये वाला एंगल हमेशा, ये वाला पूछेगा तो आपको किस पर टिक लगाना है? एक्स बड़ा होगा जेड से। ठीक है, आई होप आपने इसे समझा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 3/7 भाग लड़कियां हैं, यानी 3/7 भाग लड़कियां हैं, यानी गर्ल हैं कुछ और बॉय हैं कुछ, यानी 3/7 लड़कियां हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है और साथ में 3 लड़कियां हैं, 3 यूनिट लड़कियां हैं, 3 यूनिट लड़कियां हैं, यानी 4 यूनिट क्या बॉय हैं। ठीक है, उसमें से कह दिया है कि लड़कों की संख्या का 1/4, लड़कों की संख्या का 1/4 और लड़कों की संख्या के 1/4 10 वर्ष की आयु से कम है, तथा लड़कियों की संख्या के 5/6। देखिए
ये 3 और 4 का जब 1/4 5 1/4 और कितना दिया 5/6 निकालेंगे तो हम क्या डेसिमल से गुजरना पड़ेगा। ऐसा ना करना पड़े तो मैं क्या करूँगा 4 और 6 यानी जो डिनोमिनेटर में देख रहे हैं क्या दिया 6 दिया है और यहाँ पर क्या दिया 4 यानी 6 4 क्या 12। मैंने क्या सबसे बड़ी संख्या वालों को थोड़ा और बढ़ा के लिख लूँगा यानी 6 और 4 क्या 12 वरना लेकिन मैं 24 से गुणा कर दूँगा जिससे हमें डेसिमल से आगे गुजरना ना पड़े। मैंने क्या किया इससे क्या किया 6 से गुणा कर दिया 6 से गुणा कर दिया यानी 6 त्रिक 18 और 6 चौके 24। मैंने क्या किया 6 क्योंकि 1 देखिए क्वेश्चन में दिया 5/6 1/4 6 और 4 का जो एलसीएम होता है मैंने क्या बताया 6 और 4 के एलसीएम लेंगे 6 और 4 के एलसीएम क्या होगा 6 और 4 के एलसीएम 24 होगा और 12 भी होगा। मैंने फिलहाल 24 6 ऐसे नंबर से गुणा करना है कि हमें डेसिमल से ना गुजरना पड़े। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लड़कों की संख्या का कितना दिया है 1/4 दिया लड़कों की संख्या का 1/4। देखिए 1/4 जब इसका निकालेंगे तो हमें डेसिमल से नहीं गुजरना पड़े। 1/4 कितना होगा 1/, कुछ स्टूडेंट है 10 वर्ष से अधिक हैं और कुछ स्टूडेंट हैं जो 10 वर्ष से कम है। क्वेश्चन के अनुसार 1/4 स्टूडेंट जो हैं 10 वर्ष से कम आयु के यानी 1/24 का 1/4 1/6 होगा यानी 6 स्टूडेंट हैं जो 10 वर्ष से कम के आयु के हैं और 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 वर्ष से अधिक आयु के हैं। चलिए लड़के की संख्या में आते हैं। कुछ लड़कियां 10 वर्ष से अधिक की होंगी और कुछ लड़कियां होंगी 10 वर्ष से कम की आयु की होंगी। कह रहा कि लड़कियों की संख्या का 5/6 आयु 10 वर्ष से कम की है यानी 18 का 5/6 निकालेंगे 6 त्रिक 18 3 5 15 यानी 15 लड़कियां जो हैं 10 वर्ष से कम आयु की हैं और 3 लड़कियां क्या 10 वर्ष से अधिक आयु की हैं। क्वेश्चन समझे। चलिए कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या 10 वर्ष से अधिक वाले विद्यार्थियों की संख्या 500। 10 वर्ष से विद्यार्थी यानी ये सिंबल जो ऊपर का उठा यानी 10 वर्ष से अधिक आयु का और ये सिंबल नीचे का इसका मतलब है 10 वर्ष से कम आयु का। 500 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 10 वर्ष से अधिक आयु के हैं। हमारे अनुसार 10 कितने हैं 18 10 वर्ष के अधिक आयु के स्टूडेंट 18 यूनिट यहाँ पर है और 3 यूनिट यहाँ पर यानी 21 यूनिट वैल्यू 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे सर 500 दी है। हमें कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे अनुसार कुल विद्यार्थी जो यहाँ पर देखिए कितने हैं 8 4 12 का 2 हासिल चलाए और 2 1 3 1 4 यानी हमारे अनुसार कुल विद्यार्थी कितने हैं 42 यूनिट हैं। 21 यूनिट की वैल्यू 500 तो यानी 42 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा दोनों इक्वेशन में 2 से गुणा कर दूँगी यानी 42 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 यानी 42 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 होगी। आई होप आपने समझा कि 42 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1000 आएगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए डेसिमल से ना गुजरना पड़े इसलिए मैंने ऐसा किया किसी भी नंबर से देखिए जब रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करते हैं या किसी भी नंबर से भाग करते हैं तो रेशियो पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक पिता तथा एक पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 थी। 10 वर्ष बाद फादर और सन की 5:3 थी 5:3। 10 वर्ष बाद का रेशियो क्या है 5:3 है जबकि 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पूर्व का जो रेशियो दिया है 3:1 दिया है। कितना दिया है 3:1 दिया है। तो कह रहा है कि पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रेशियो एज वाले में कि कोई कितना बड़ा है या कितना बड़ा है उस पर डिपेंड नहीं करता, बट जो रेशियो होता है हमारे और तुम्हारे बीच में यानी मेरा और किसी पर्सन के बीच में कंपेरिजन कर रहा है, चूँकि होता है डिफरेंस हमेशा बराबर ही चलता रहता है। अगर मैं आज किसी व्यक्ति से 5 साल बड़ा हूँ तो 20 साल बाद भी मैं उससे 5 साल बाद मतलब 20 वर्ष बाद भी 5 साल ही बड़ा ही रहूँगा। मतलब क्या क्या अगर यहाँ पर देखिए डिफरेंस मैं सबसे पहले निकालूंगा कितना यहाँ पर 5 और 3 का डिफरेंस 2 और यहाँ पर 3 और 1 का डिफरेंस कितना 2 यानी जो एज का डिफरेंस है वहाँ पर क्या है बराबर है, तो यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर बराबर नहीं होता तो मैं यहाँ पर बराबर कर लेता, वो कैसे करता वो बाद में बताएंगे जब कैसा क्वेश्चन आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूँगा। यानी यहाँ पर देखिए यानी यहाँ पर कितना डिफरेंस दे रहा है आयु का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट, 3 में से 1 जाएंगे 2 यूनिट यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है एक तो 10 वर्ष बाद दिया एक 10 वर्ष पूर्व दिया यानी आयु का डिफरेंस कितना है अगर 10 वर्ष बाद एक और 10 वर्ष पूर्व यानी आयु का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 साल।
20 ईयर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 साल। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 साल। अब देखिए यहाँ पर दिया है 10 वर्ष बाद की आयु, यानी फादर कितना होगा 10 वर्ष बाद कितना होगा 50 साल, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 तो 5 यूनिट की वैल्यू 50, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 10 यूनिट की 3 यूनिट की वैल्यू 30 ईयर। ये 30 ईयर क्या है, 50 साल और 30 ईयर क्या है, ये आयु 10 वर्ष बाद होगी, यानी प्रेजेंट से कितनी 10 वर्ष बाद आयु है 50 और 30 है, 10 वर्ष बाद है कब, ये 50 साल और 30 साल फादर और सन कब है 10 वर्ष बाद है, यानी प्रेजेंट में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें से 10 घटा दूंगा, इसमें से भी 10 घटा दूंगा और इसमें से भी 10 घटा दूंगा, इसमें से भी क्या कर दूंगा 10 घटा दूंगा, यानी सन और फादर प्रेजेंट में कितने होंगे, फादर कितना होगा प्रेजेंट में 40 साल और फादर के सन कितना होगा 20 साल और फादर कितना होगा 40 साल, यानी रेशियो क्या होगा, प्रेजेंट का रेशियो कितना आएगा 1:2 निकल के आएगा, दोनों के प्रेजेंट का रेशियो क्या होगा फादर और सन का 2:1, या पुत्र और सन का कितना, पुत्र और बाप का कितना होगा 1:2। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं कि साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/6 समय के लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ए जो है इसमें कुल पूंजीदार कितने ए बी सी हैं, 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए लगाता है, और कुल लाभ 46,000 होता है। तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात किया। देखिए ए जो है 1/6 भाग लगाता है 1/6 समय के लिए कौन पूंजी का, और बी क्या करता है कि पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है। मैंने क्या बताया 1/6, 1/3 का जो एलसीएम क्या होगा मैंने क्या बताया 6 और 3। ऐसे क्वेश्चन में क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं, जिससे डेसिमल से गुजरना ना पड़े। मैंने क्या मान लिया, मैंने पूंजी कितनी मान ली, मैंने पूंजी कितनी मान ली 6, और समय को भी मैंने कितना मान लिया, समय को भी 6 मान लिया। मैंने क्या माना पूंजी भी 6 रेशियो में होगी और समय भी हमारा 6 रेशियो में होगा। अब देखिए मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा। ये जो होता है 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, यानी इसका 1/6 कितना होगा 1, और इसका 1/6 कितना होगा 1 होगा। और बी जो होता है 1/3 भाग पूंजी का 1/3 होगा, यानी पूंजी का 1/3 भाग निकालेंगे तो कितना होगा 2, और इस समय का भी 1/3 भाग निकालेंगे तो कितना होगा 2, यानी पूंजी भी 2 लगा रहा है और समय भी 2 समय लगा रहा है। देखिए मैंने पूंजी यहाँ पर कितनी खर्च कर दी, यहाँ पर पूंजी 1 खर्च कर दी, यहाँ पर पूंजी 2 खर्च कर दी, यानी मैंने पूंजी 3 यूनिट खर्च कर दी। तो मेरी पूंजी अभी कितनी बची है 3 यूनिट बची हुई। कह रहा है कि शेष पूंजी को सी जो लगा रहा है, शेष पूंजी हमारी कितनी बची है अभी 3 यूनिट, पूरे समय के लिए लगा रहा है, यानी हमारा समय कितना है, पूरा समय कितना है 6 यूनिट है। यानी जो देखिए अब मैंने क्या बताया, हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बता रहा हूँ कि हमेशा जो प्रॉफिट होता है, क्या प्रॉफिट किस पर डिपेंड करता है, कितने समय के लिए मैंने पूंजी लगाई और कितनी पूंजी लगाई, उसका प्रोडक्ट जो होता है वही रेशियो में प्रॉफिट के एक को लिख देते हैं। मैंने क्या बताया यहाँ पर कितना आएगा 1 2 दूना 4 और 6 3 18, यानी जो 1 4 18 निकल के आया, हमारा क्या निकल गया आया प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया। प्रॉफिट का रेशियो कितना ए बी सी का 1:4:18, यानी हमारे अनुसार 18 4 22 से 23 यूनिट का 23 यूनिट लाभ हो रहा है, 23 यूनिट लाभ हो रहा। क्वेश्चन के हिसाब से 46,000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 23 दूना 46, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है। 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है। क्वेश्चन ने पूछा कि बी की वैल्यू, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2000, तो इसकी वैल्यू कितनी है 8000 8 के। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि ए का लाभ कितनी जी, ए का लाभ कितना हो जाए 2000, यानी 2 के। अगर क्वेश्चन में कल को ये पूछ लेता कि सी के लाभ कितने हो जाए 18 दूना 36, यानी 36 के, यानी सी का पूंजी कितनी हो जाएगी, सी का लाभ कितना हो जाए 36,000। आई होप आपने इसे समझा। मिलेंगे कल इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ। देखिए अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया और समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ, मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट को कलेक्ट करता हूँ कई बुक्स से। मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट पढ़ाऊँ जिससे
सीरियल में जो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहे। मैं एक भी फर्जी क्वेश्चन को नहीं कराता हूँ कि जिससे आपका टाइम लॉस हो, क्योंकि सीरियल की वैकेंसी आई हैं और जल्द ही पेपर भी होने वाले हैं। तो आप वही क्वेश्चन पढ़िए जो क्वेश्चन सीरियल में आने वाले हैं या उनकी संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए मैं वही क्वेश्चन भी कराता भी हूँ। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सपोर्ट लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।